नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली के पास होने से क्या राजस्थान के नेताओं ने, राजस्थान के अफसरों ने क्या दिल्ली की नज़दीक होने का कोई फ़ायदा वो उठा पाए। तो सिर्फ 3 शहरों की हम तुलना करें, 3 इंडस्ट्रियल हब की हम तुलना करें तो वो करीब करीब एक ही समय पे उनकी स्थापना या कि निर्माण या कि उनकी प्रगति या कि डेवलपमेंट विकास आरंभ हुआ था 1970 के मध्य में। तो उसके अंदर गुड़गांव है, उसके अंदर फिर नोएडा है और भिवाड़ी एक इंडस्ट्रियल टाउन है जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में रेवेन्यू राजस्थान की स्टेट को देता है। और इसी तरह की स्थिति है, कंपैरेटिव स्थिति बहुत बढ़िया, बहुत अलग है। वो है नोएडा की उत्तर प्रदेश के लिए और गुड़गांव की है हरियाणा के लिए। तो गुड़गांव की शुरुआत बहुत ही बेतरतीब तरीके से हुई थी। म्यूनसिपैलिटी थी, मारुति की फैक्ट्री आ गई थी और उसके बाद में फिर आईटी सेक्टर का भी विकास वहाँ पे होना शुरू हुआ, क्योंकि जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, दिल्ली के पास है, तो वो आज वहाँ पे 170 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं। एक कंपैरिजन करते हैं हम वेल्थ क्रिएशन का, और जब वेल्थ क्रिएशन होती है तो उसका अपने आप बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, चाहे वो भवन निर्माण की कीमतों में हो, ज़मीन की कीमतों में हो, अन्य सर्विसों में हो, सपोर्टिंग सेक्टर में हो, दूसरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। और जहाँ तक ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात है तो ये देश में सबसे अधिक टेक्सटाइल के साथ साथ ही सबसे अधिक जीविका उत्पादन का साधन है। इसमें ये माना जाता है कि करीब 40 लाख लोग, 35 से 40 लाख लोग डायरेक्ट जो है वो ऑटोमोबाइल के निर्माण में उसमें जो है वो हिस्सा लेते हैं, चाहे वो ट्रक का निर्माण हो, चाहे कारों का निर्माण हो, जीप का निर्माण हो, मोटरसाइकिल का है, मोपेड हैं या कि ये सब चीज़ हैं। तो इसके अंदर अब एक यहाँ पे एक विभ्रांति जो फैलाई जाती है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना, जिससे ही भारत में मैन्युफैक्चरिंग में जाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत सारे कारणों से वो उस तरह से विकसित नहीं हो पाया, जैसे कि हम उदाहरण के लिए लें तो चीन का हो पाया। तो चीन की और भारत की तुलनात्मक अध्ययन तो कभी बाद में करेंगे, लेकिन सिर्फ ये कि बेंचमार्क तो है ही। तो भारत में बड़े बड़े विद्वान जो हैं तथाकथित, अब क्या बोलते हैं, उनको इकोनॉमिस्ट ही मानना पड़ेगा, वो ये कहते हैं कि आपको सर्विस सेक्टर की तरफ तो नहीं जाना चाहिए और जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लेकिन सर्विस सेक्टर के बिना क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो स्थान प्राप्त कर सकता है? यानी कि उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो चाहे उसकी ऑटोमोबाइल की फाइनेंसिंग हो, उसकी सर्विसिंग हो, उसके शोरूम हो और उससे एसोसिएटेड बहुत सारी हैं फिर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे ड्राइवर हैं और चाहे जो है वो मैकेनिक हैं, जो पास में गली के पास में जो एक छोटी सी दुकान मैकेनिक की, चाहे वो हो या बड़ा मैकेनाइज्ड शोरूम हो, उसका वर्कशॉप हो, वो हो। तो कुल मिला के जितने डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उसके 10 गुने जो हैं वो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। उसके अंदर सभी कुछ आ जाता है, यानी कि पुराने जो वाहन हैं उनकी मरम्मत और ख़रीद फरोख्त भी आ जाती है। अगर एक सेक्टर और जुड़ जाए कि बिना फिटनेस के आप गाड़ी जो है वो सड़क पे नहीं ले जा सकते या कि आप सुपर हाईवे या हाईवे पर नहीं ले जा सकते, तो इसके अंदर और बढ़ोतरी हो जाएगी। कम से कम लाखों लोगों को और रोज़गार मिल जाएगा। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि गुड़गांव का विकास, हरियाणा का विकास के साथ जुड़े हुए हैं मारुति फैक्ट्री। और मारुति फैक्ट्री और ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम बात करें तो एक बार हरियाणा में जो उनका प्लांट था वहाँ पे कुछ इस तरह का इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हुआ था, गड़बड़ियाँ हुई थी और जो कंपनी है वो अपने एक्सपेंशन पे विचार कर रही थी। तो एक एक बड़ी ही असमंजस की स्थिति थी। तो उस समय तुरंत गवर्नमेंट सरकार जो है वो गुजरात की वो एक्टिव हुई और वो जो एक्सपेंशन प्लान था बड़ी शांति से, बड़े प्रोएक्टिव तरीके से
जो है वो सानंद में चला गया और सानंद में जो है वो बहुत बड़ा प्लांट इनका लग गया। और इसी तरह से अब कहते हैं कि सोनीपत में एक प्लांट लगने वाला है, तो उसके अंदर करीब 10 लाख कारों का निर्माण होगा। तो सोनीपत और गुड़गांव दोनों ही जो 25 सबसे बड़े रेवेन्यू जनरेट करने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं भारत में, उसमें से छोटे से हरियाणा में 2 शहर हैं, गुड़गांव भी है और सोनीपत भी है। और उसके साथ में उत्तर प्रदेश का जो शहर है, जो नोएडा भी है। तो नोएडा की 70 में क्या हालत थी या कि गुड़गांव की क्या हालत थी, ये हम देख चुके हैं, हम रह भी चुके हैं, आना जाना करते रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग आते जाते रहे होंगे। तो ये हुआ क्या कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पे जब नोएडा का विकास हो रहा था, या कि बेतरतीब तरीके से नोएडा का तो फिर भी बेहतर विकास हुआ है, गुड़गांव का विकास तो बहुत ही बेतरतीब तरीके से हो रहा था। उस समय वहाँ म्यूनसिपलिटी थी, कोई टाउन प्लानिंग नहीं थी, कोई भी बड़े बड़े बिल्डर थे, वो ज़मीनें खरीद लेते थे और उसके बाद में नक्शे पास हो जाते थे, वो बढ़ता चला गया। तो आज परिस्थिति ये है कि गुड़गांव के कई क्षेत्रों में जहाँ पे बड़े बड़े एक 150 और 200 करोड़ रुपए के फ्लैट हैं, उसके कंपैरिजन में जयपुर में कितने हैं? 10-12 से ज़्यादा का तो है नहीं। अभी एक ऐड आ रहा है, उसमें 10 या 12, 16 की बात की जा रही है, यानी कि 10 या 15 गुना फ़र्क है। तो इसका मतलब वेल्थ जनरेशन में भी फ़र्क है, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट में भी फ़र्क है, इसका मतलब वेल्थ जो जनरेट होती है उसका डिस्पर्सल होता है, जो खर्चा होता है उसमें भी फ़र्क है, यानी कि ड्राइवरों की तनख्वाह में भी फ़र्क होगा। कोई मर्सिडीज चलाने वाला ड्राइवर है, डेफिनेटली उसको तो तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी। तो ये सब बातें करते हुए हम तो भारत के राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये बात करते हैं कि राजस्थान कैसे चूक गया। तो ऐसा नहीं है कि यूपी में कोई बहुत ही धुरंधर और विजनरी सरकार थी, लेकिन ये कहते हैं कि मायावती के टाइम में जो इसका सख्ती से हुआ, भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ, लेकिन वो विकास हो गया और आज एक मॉडल टाउन की तरह से नोएडा खड़ा है। एक तरह से इंडस्ट्रियल और आईटी सेक्टर की बुनियाद वहाँ पर भी है और हरियाणा में भी है, इसमें गुड़गांव में भी है। लेकिन गुड़गांव में जो कटोरे के शेप में है, वो पानी की निकासी नहीं है, वो एक समस्या है। तो शायद उसका कोई समाधान खोज लिया जाएगा। अगर समाधान खोजा जा सकता है, हो सकता हो तो संभव है तो वो खोज ही लिया जाएगा। जैसे मिंटो ब्रिज पर पानी नहीं भर रहा है, उसमें सोचने की, देखने की बात है कि क्या किया गया है। तो इसी तरह से अब ये प्रश्न ये उठता है कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी और नेता, तो इसमें कई बार लोगों से बात होती है, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, जो कि भारत की सरकार को या कि राज्य सरकारों को भी सलाह देती हैं कि आपको किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उनके कभी अधिकारियों से, मित्रों से बात होती है तो वो ये बताते हैं कि राजस्थान में उनका अनुभव सबसे निकृष्ट किस्म का रहा है, कि यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो देखो, पहले तो उनसे ही मिलना पड़ता है। अभी अंबानी अडानी वो बहुत बड़े लोग हैं, वो हो सकता है कि पॉलिटिशियंस सारे सीधे सीधे मिल रहे हैं, फिर कोई उनको बात बताते हैं, उनकी एक्सेस है, लेकिन बाकी सब लोगों की तो होती नहीं है। तो एक बड़े जो है वो औद्योगिक घराने के चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल के व्यक्ति से बात हुई, तो उन्होंने ये बताया कि राजस्थान में बहुत बड़े नेता, उनके पास वो अपनी गुहार लेके गए कि भाई वहाँ पे कई फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उनको इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। वो ज़्यादातर सरकारी क्षेत्रों से, सरकारी अफसरों से संबंधित या कि और दूसरी म्यूनसिपैलिटी से संबंधित कुछ सिक्योरिटी वगैरह की समस्याएं थीं। तो नेताजी ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या मुश्किल आ रही है, मेरे पास अभी समय भी नहीं है और मेरा समय जो है वो मेरे प्रांत के गरीब लोगों के लिए है, तो मैं उनमें ध्यान दूंगा। ये प्रॉफिट चूसने वाले जो है ना, वो इंडस्ट्रियलिस्ट में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये तो एक विकट समाजवादी धारणा का स्वरूप है, जो कि भारत के नेताओं पर अधिकतर छाई रहती है, अभी तक छाई हुई है। उसकी छाया या प्रेत छाया हमें सब जगह दिखाई देती है। तो ये तो एक अनुभव कहता है कि किस तरह से प्रोएक्टिव नहीं रहा। जैसे गुजरात तो प्रोएक्टिव रहा ना, जब टाटा की फैक्ट्री को मुश्किल आई, वहाँ पे जो पॉलिटिकल संघर्ष के कारण या कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, नारेबाजी की पॉलिटिक्स में कारण जो है वो वहाँ से फैक्ट्री हटी टाटा मोटर्स की, तो उसमें तो मोदी जी खुद प्रोएक्टिव रोल करके टाटा वगैरह से बात करके उस फैक्ट्री को जो है वो यहाँ पे गुजरात में ले आए और वो
विश्व में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जो है ना वो जो है माइस माइग्रेशन है, यानी कि पूरी की पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम, बिल्डिंग वगैरह छोड़ करके, ज़मीन छोड़ कर, पूरा उखाड़ करके, कोई कहते हैं कि 3,500 ट्रकों और ट्रेलरों में भर के उसको गुजरात ले जाया गया और आज वो फैक्ट्री वहाँ चल रही है, नए नए आयाम स्थापित कर रही है। तो भिवाड़ी के विषय में ऐसा क्यों नहीं हुआ? भिवाड़ी और हरियाणा में कोई जल्दी तो दूर नहीं है। अब मेट्रो की बात करें तो मेट्रो तो भागी चली जा रही है, वो मेरठ की तरफ भी जा रही है, वो गाजियाबाद भी जा रही है, लेकिन राजस्थान में नहीं आ रही है, यानी कि उसका कोई कोई प्रयास ही नहीं हो रहा है, कोई कहीं पर अर्जी नहीं लग रही है, कोई मंत्रियों से बात भी नहीं हो रही है। तो अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो इसमें हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपकी मेट्रो जो है वो आ जाए, इसमें भिवाड़ी तक आ जाए, तो अब कितना होगा? ये बात ज़रूर है कि हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अलवर क्षेत्र में और भिवाड़ी क्षेत्र में जो पहले बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किए थे और वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई थी आरंभिक में, तो उनसे जब बातें सुनते हो उसमें कुछ मित्र लोग हैं, वो ऐसी ऐसी जो है ना वो डरावनी बातें करते हैं कि उनको फैक्ट्री पहुंचने के लिए रास्ता नहीं बनाया गया, और रास्ता जो बनाया गया वो इतना सकरा था कि ट्रक उसमें आ नहीं सकते थे, तो उनको किराए पे किसानों से ज़मीन ले करके, किराए पे ज़मीन लेके सड़कें डालनी पड़ी, तब उनका आया नहीं आया। इसका मतलब ये कि बिल्कुल प्रोएक्टिव बिजनेस, अनफ्रेंडली, मतलब मारवाड़ के बिजनेसमैन तो सारे भारत में छाए जाते हैं, लेकिन ये भारत के नेताओं और अफसरों को क्या हो चुका है, मतलब भारत से मेरा मतलब है कि इस भारत में तो विशेष तौर से रहा ही है, ये तो बदलाव आया है 91 के बाद में, यानी कि राजस्थान के जो है वो व्यापारी पूरे देश में फैले हुए हैं, विदेश में भी फैले हुए हैं। लेकिन ये क्या है कि जो है वो कोई सपोर्ट नहीं, कोई सिस्टम नहीं, तो इसीलिए तो भिवाड़ी का मुकाबला कैसे करेंगे हम सोनीपत से या कि गुड़गांव से और नोएडा से? ना तो ये कभी अखबारों में ये बात चली, यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, चाहे इस प्रदेश के इंटेलेक्चुअल हैं, वो तो कहानी किताबों में ही पढ़े रहते हैं, देखिए उससे आगे उनकी कोई दृष्टि जाती नहीं है, वो इंडस्ट्री को फालतू की बात समझते हैं। तो एक इसमें विषय की बात हो रही थी, तो वो मतलब किस तरह की दृष्टि है उसमें, तो ये एक उदाहरण है कि भिवाड़ी आप जाके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू था, सड़कों की हालत ख़राब है, पॉल्यूशन के स्तर है, बेतरतीब जो है वो सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। अब कहा जा रहा है कि एक आईटी, यानी कि आईटी ऑटोमोबाइल के साथ में आईटी क्षेत्र भी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा भूमि नहीं चाहिए, आपको बेटर फैसिलिटी चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, और दिल्ली के पास कनेक्टिविटी हो तो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ जाती हैं, लेकिन भिवाड़ी में तो ये सब कुछ हुआ ही नहीं। अब कहते हैं कि ऐसा होगा और इंडस्ट्रियल सिटी और सिटी बनाई जाएगी। अब जयपुर का विकास क्या क्या, जयपुर की जो बढ़ोतरी हो रही है वो एक कैंसरस ग्रोथ है, यानी कि अब नया पूरा सेल्फ कंटेंट सिटी एक साथ नहीं बना रहे हैं, एक एक जो है वो प्लॉट और एक एक कॉलोनी और एक एक उसके दिए जा रहे हैं, यानी कि मास्टर प्लान क्या आपको ऐसे कैंसर की तरह से बढ़ता हुआ, बेतरतीब तरह से बढ़ता हुआ जयपुर, जिसमें एक बार, मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1 महीने पहले की ही बात है कि 16 किलोमीटर की यात्रा मैंने 2 घंटे और 10 मिनट में पार की। तो इनसे नियोजक जो हैं महाशय जयपुर के, जयपुर नियोजन में, नगर नियोजन में क्या उसकी कभी शान थी, आन बान थी, उसके लिए जाना जाता था। क्यों बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आपकी आपकी क्या ये दृष्टि है कि आपके शहर में जो एवरेज स्पीड है वो कि पीक टाइम में क्या रहेगी? अगर 16 किलोमीटर हम 2 घंटे में चलेंगे तो इसकी तरफ है कि नहीं है? जिस तरह से गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस तरह से सड़कें चौड़ी नहीं बनाई जा रही हैं, तो ये दर्शाता है कि इस हमारे राजस्थान, हमारे वीर बांकुरे राजस्थान के जो ब्यूरोक्रेट हैं, जिनके सामने बहुत सारे प्रपोजल आते हैं या कि वो प्रपोजल शुरुआत करते हैं, तो उसमें बहुत ही सुस्तीपना और कहते हैं कि आराम तल भी रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आपके राजस्थान के तो सरकार अफसर और वो तो राजाओं और ठाकुरों की, तो पुराने ठाकुरों की तरह से पड़े रहते हैं, मेहनत करने की उनकी कोई आदत नहीं है, उनको चारों तरफ के मज़े आ रहे हैं तो मेहनत नहीं करते, तो इसीलिए तो ये हाल है कि आज 25 जो डिस्ट्रिक्ट इस देश में, जिससे 1/3
जो है वो जीडीपी देश की आती है, उसमें राजस्थान का एक भी शहर नहीं है। हरियाणा के 2 शहर हैं, यूपी का नोएडा है। तो अगर वो बहुत सारे प्रोएक्टिव जो है वो स्टैंड लें और इस तरह की योजनाएं बनाएं, तो निश्चय ही इसमें परिवर्तन तो हो सकता है और हम आशा करते हैं कि आगे होगा। हमें आशा है कि ये बातचीत जो राजस्थान, हरियाणा और यूपी और शहरों के डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर या कि टाउन प्लानिंग के बारे में की, तो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।